Assalamu alaikum. Welcome to Vertical Classes. My name is Wes, and today this will be our first lecture of radio communication chapter. That is our first chapter of the syllabus telecommunication for the post of JKP Constable. चलिए हम आज पहली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला मैराथन लेक्चर होगा ये। हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीटेड टुडे एंड सेकंड पोर्शन हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 लेक्चर लगेंगे हमें पहले रेडियो कम्युनिकेशन कंप्लीट करने में। इससे पहले कि हम मॉड्यूलेशन पे आए उससे पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम जानेंगे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम के, उसके बाद ही हम पहुंचेंगे मॉड्यूलेशन के ऊपर। अगर हम पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम। बाय डेफिनेशन, इफ़ वी गो बाय डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन द टू पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, कनेक्शन लिंक एस्टैब्लिश होती है। एक कनेक्शन लिंक एस्टैब्लिश होती है कम्युनिकेशन के थ्रू बिटवीन किसके दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान। अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान कनेक्शन लिंक एस्टैब्लिश हुई, फॉर व्हाट पर्पस तो होना चाहिए ना, किस लिए ये कनेक्शन लिंक एस्टैब्लिश हुई। एक ही पर्पस है कम्युनिकेशन में, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ, तो आप ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान, आप 2 पर्सन्स के दरमियान लिंक बनी, एस्टैब्लिशिंग कनेक्टिंग लिंक बनी ये कम्युनिकेशन। तो सिंपली अगर हम फर्दर ऑन बोले, कम्युनिकेशन एक सिंपल लेमेन लैंग्वेज में ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। जब आप फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एक दूसरे के हाल चाल पूछ रहे हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन टाइप है, या और कुछ भी बात कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इनको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं अभी, तो इनको जो इक्विपमेंट अभी यूज़ हो रहा है, 2 मोबाइल फ़ोन और बीच में होगा एक टावर, जिसकी बिना पे पूरा ये इक्विपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम बन रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि इनके कम्युनिकेशन करने के लिए 3 चीज़ यूज़ हो रही है। एक, दोनों के पास मोबाइल फ़ोन है और एक टावर है। ये जो इक्विपमेंट्स हमें इस कम्युनिकेशन करने में यूज़ होते हैं, इन्हीं इक्विपमेंट्स को हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कहते हैं। होप आपको ये पोर्शन समझ आया होगा। फिर जब हम इन्हीं बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को असेंबल करते हैं, इकट्ठे रखते हैं, एक तरतीब देते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में इनको लाते हैं, तभी हमारे पास एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। Communication system is nothing but the different communication equipments when assembled together, they form a communication system. होपफुली आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास। कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने नीचे एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम के इक्विपमेंट्स। ये हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही हम पहुँचेंगे, फिर और एक टर्म इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, देन हम पहुँचेंगे मॉड्यूलेशन पे। आप पूरा ध्यान रखिए यहाँ पर। जो कि आप पहले देख रहे हैं, हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम की, पहला जो यहाँ पे पॉइंट है इंफॉर्मेशन सोर्स। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल आपको बोल रहा था, अगर 2 पर्सन एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इनका ये बात करना ये इंफॉर्मेशन है। तो पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में जो पहला इनपुट होगा वो होगी इंफॉर्मेशन सोर्स, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन सिग्नल आएगी पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में। इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो सिग्नल मैसेज सिग्नल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देन जो ये मैसेज सिग्नल है, फॉर एग्जांपल हमने बात की, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बात ये आप तक अब इसके बाद पहुँचेगी। तो ये बात जो मेरी है, ये अभी माइक्रोफोन जो मेरे पास लगा है, ये कन्वर्ट कर रहा है मेरी साउंड जो मेरी साउंड है, साउंड इंफॉर्मेशन, इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं।
ट्रांसड्यूसर अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ये एक इलेक्ट्रिकल ये एक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इन फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स है, इसको ये माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दैट मीन्स कि ये माइक्रोफोन एक्ट कर रहा है ट्रांसड्यूसर। अगर हम इसके बाद दूसरे इक्विपमेंट पे चलेंगे, इसके बाद होता है दूसरा और एक इक्विपमेंट दैट इज ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर का क्या काम है कम्युनिकेशन सिस्टम में? अब इंफॉर्मेशन इनपुट हमने दिया, इनपुट ट्रांसड्यूसर को, उसने उसको कन्वर्ट किया, जैसे कि मैंने बोला मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, साउंड को किया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फिर ट्रांसमीटर में पहुंच जाती है। ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये इसको प्रोसेस करता है इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है, साउंड हो सकती है, कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन आ सकती है ट्रांसड्यूसर के पास। यहाँ पे पर्टिकुलर हमने साउंड बोला, इसने इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसे कन्वर्ट किया। ये बहुत सारी वेज में इसके पास ट्रांसमीटर के पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल इज प्रोसेस्ड टू रिस्ट्रिक्ट द इज रेंज ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी। व्हाट डज दैट मीन कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में फॉर एग्जांपल आप 92.7 एफएम सुन रहे हैं, वो सिर्फ वही रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी सेंड करेगा 92.7, उसी पे उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो ये ट्रांसमीटर है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफ़र करेगा। फॉर एग्जांपल 92.7 एफएम में इस वक्त आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रांसमीटर उसी पर्टिकुलर सिग्नल, उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये बाकी को रिस्ट्रिक्ट करेगा ये ट्रांसमीटर, और उसको आगे पहुंचाएगा। ये जो रेंज होता है, जनरली अगर मैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज बोलूँ, 5 किलो हर्ट्ज़ होता है हमारे पास, 5 किलो हर्ट्ज़ इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको हम फर्दर आगे डिटेल में जानेंगे। फिर अगर हम तीसरे इक्विपमेंट की बात करें, ये होती है चैनल। चैनल इज सिंपली मीडियम, कौन सा मीडियम अब यूज़ हो रहा है, इन्फॉर्मेशन इस ट्रांसमीटर ने इन्फॉर्मेशन आगे भेजी। अब चैनल कुछ नहीं है, सिंपली कौन सा मीडियम यूज़ हो रहा है इस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। मगर चैनल में एक प्रॉब्लम भी आती है, यहाँ पे हमें नॉइज़ एडअप होता है। कोई चैनल हो सकती है डायरेक्टली यहाँ पे वायर यूज़ होती है चैनल में, कहीं पे मीडियम होता है सिर्फ आयर टू आयर, सिर्फ आयर मतलब एटमॉस्फेयर एक मीडियम एक्ट करता है जब हम चैनल की बात करें। चैनल के बाद होता है तीसरा इक्विपमेंट, वो होता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल को, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वॉइस सेंड की थी, बट अभी ये सिस्टम में आगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रही है। रिसीवर का काम होता है ये वापस उसको साउंड के फॉर्म में लाता है, साउंड के फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है वही ओरिजिनल मैसेज। फिर ये फर्दर ऑन रिसीवर और एक इक्विपमेंट होता है यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर मेरी वॉइस को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था। जब रिसीवर ने रिट्रीव की ओरिजिनल सिग्नल, ये अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देगा। आउटपुट ट्रांसड्यूसर इसे बैक करेगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इसके पास आई, ये वापस कर देगा इसे ऑडियो में। अब ऑडियो जो यहाँ पे मैंने बोला उसकी फ्रिक्वेंसी लो थी, तो उसको ये लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा साउंड में, अगर आप आहिस्ता से बात करोगे माइक्रोफोन पे, लाउड स्पीकर में वहाँ वो बहुत तेज़ निकलती है और उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, बिकॉज लाउड स्पीकर इसको एम्पलीफाई करता है उस वॉइस को। वैसे ही ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बाद जब लाउड स्पीकर पे जाएगी, ये उस सिग्नल को, उस वॉइस मैसेज को, उस ऑडियो को, उसको साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करके, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट जो इसने आउटपुट ट्रांसड्यूसर ने की, ये इसको लाउड स्पीकर साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई कर देगा। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट इज इक्विपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। नाउ लेट अस मूव टू सम अदर टर्म, द बेसिक टर्म जिसकी हमें यूजेज बहुत ज़्यादा आगे आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस बैंड सिग्नल। व्हाट इज़ बेस बैंड सिग्नल? एक्चुअली जो अभी मैंने आपको बोला, जो हमने इनपुट इन्फॉर्मेशन सिग्नल दी, चाहे वो दो किस्म की सिग्नल हो सकती है, चाहे एनालॉग भी हो सकती है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम को, जब मैंने अभी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम दिखाया, वहाँ पे हम पहले इन्फॉर्मेशन या और इनपुट सिग्नल दे रहे थे। तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल बोल रहा था, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस टाइम में साउंड दे रहा हूँ, इस फॉर्म ऑफ इनपुट को हम एनालॉग बोलते हैं। और समटाइम्स ये डिजिटल हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर डाटा आप कीपैड पे टाइप कर रहे हो, उस टाइम जो डाटा होगी वो डिजिटल फॉर्म में होगी, आप नंबर्स डायल कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर। सो
जो इन्फॉर्मेशन या इनपुट सिग्नल किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हो सकती है वो दो टाइप की हो सकती है। वो एनालॉग हो सकती है विथ एग्जांपल साउंड और पिक्चर, और डिजिटल हो सकती है जिसमें एग्जांपल है हमारी कंप्यूटर डाटा। उसी इन्फॉर्मेशन का जब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट, उसी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल, उसे हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। यही होता है बेस बैंड सिग्नल। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं हम बेस बैंड सिग्नल। अब हम आएंगे मॉड्यूलेशन पे। मॉड्यूलेशन क्या होती है? ये बेटा मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे दो सिग्नल्स यूज़ होती है। ये दो सिग्नल्स कौन कौन सी सिग्नल है? एक होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरी होती है कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम दूसरा नाम बेस बैंड सिग्नल, यही बेस बैंड सिग्नल जो मैंने आपको ऊपर बोला है, इस बेस बैंड सिग्नल को हम आगे बहुत जगह यूज़ करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये पहले कंसेप्ट क्लियर किया। बेस बैंड सिग्नल एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिग्नल जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को हम बेस बैंड सिग्नल के नाम से बोलते हैं। आप इसको इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हैं, आप इसको लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी बोल सकते हैं। ये मेरी वॉइस अभी मेरे कमरे में ही है, आप तक कैसे पहुंचेगी? जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू इसकी प्रोसेस हो जाएगी तभी आप तक ये पहुंच जाएगी। तो दैट मीन्स कि इसकी फ्रिक्वेंसी लो है, ये पहुंच नहीं सकती है। फॉर एग्जांपल मैं घर में हूँ, आप श्रीनगर में बैठे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप तक नहीं पहुंचेगी बिकॉज मेरी सिग्नल, मेरी जो वॉइस है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकती बिकॉज ये एनर्जी लैग करती है। सो इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, वो होती है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम? इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या यही इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम दूसरी एक कैरियर सिग्नल पे डालते हैं। वो कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो कैरियर सिग्नल। वो क्या करती है? ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल उसके ऊपर आती है। दैट मीन्स उसके ऊपर आने को यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। सुपर इम्पोज आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ये सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर आती है, ये उस पर चढ़ जाती है ये सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, फिर ये इसको ट्रांसफ़र करती है लॉन्ग डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसफ़र करती है। बट होता क्या है, कैरियर सिग्नल जो है ये मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है इसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। पैरामीटर्स इसके क्या है? या एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है इस सिग्नल का, या फ्रीक्वेंसी, या फेज़। वो हम आगे जानेंगे पर्टिकुलर टाइप, जब फेज़ चेंज होगा, जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, तब कौन सी टाइप की मॉड्यूलेशन इसे बोलते हैं। सिंपली आप याद रखिए, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है बेटा, जहाँ पे एक कन्वर्जन होता है हमारी इंफॉर्मेशन जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे आप देखिए, जब ये कन्वर्जन होता है लो फ्रिक्वेंसी टू हाई, जब ये कैरियर के ऊपर जाती है, इसके पैरामीटर्स, कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स इन अकॉर्डेंस किसके बराबर चेंज होते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन सिग्नल के बराबर इसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं। फिर जो वेव बनती है ना, जब ये चेंज होते हैं, कैरियर वेव के जो पैरामीटर्स चेंज होते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पैरामीटर्स के बराबर, तो वहाँ पे बेटा एक सिग्नल जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब ये ट्रांसमिट होती है चैनल के थ्रू, तो फिर ये ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, फिर ये चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होती है। उसके बाद अभी आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर आपने देखा इनपुट ट्रांसड्यूसर, फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से मूव ऑन करता है चैनल, फिर चैनल के बाद आता है रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है? मैंने आपको बोला, रिसीवर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने साउंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वॉइस के थ्रू, तो ये आपके पास अभी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट के थ्रू पहुंचती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपके पास पहुंचती है। बट उससे पहले आप तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिकल पल्स आई, आपको क्या समझ आएगा? इलेक्ट्रिक पल्स से इसमें जो असली इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं साउंड के जरिए बोल रहा हूँ आपको, ये लो फ्रिक्वेंसी होती है। तो रिसीवर का काम होता है ये अब ओरिजिनल सिग्नल को वापस लाता है, ये डीमॉड्यूलेट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। जब क्या होता है, रिसीवर ओरिजिनल सिग्नल को हमें बैक, दैट मीन्स रिट्रीव करता है बैक फ्रॉम द, इसी कैरियर सिग्नल से वापस लेता है ओरिजिनल सिग्नल। डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये इन्वर्स होता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हम इसको लो टू हाई फ्रिक्वेंसी करते हैं, यहाँ पे वापस ही लो फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स ओरिजिनल सिग्नल हमें रिसीव वापस होती है। तो ये फाइनल पॉइंट होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखी है, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक बाइक बना के रखी है, यहाँ पे उसके ऊपर एक पर्सन भी आपको दिख रहा होगा।
आप मानिए ये मॉड्यूलेशन सिंपली जस्ट लाइक ए पर्सन एंड अ बाइक। बाइक मानिए अब ये कैरियर सिग्नल है और जो ये पर्सन है ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है। बाइक क्या काम करती है, ये हमें किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जल्दी पहुंचाती है। यही काम होता है कैरियर सिग्नल का। कैरियर सिग्नल का बेटा यही काम होता है, ये जल्दी पहुंचाता है हमारी इंफॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यहाँ पे जो इसके लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है मॉड्यूलेशन के लिए, वो होता है मॉड्यूलेटर। दो इनपुट सिग्नल्स जाती है, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग, वो मिलके मॉड्यूलेटर में प्रोसेस होकर मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनती है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हमें ज़रूरत क्यों है मॉड्यूलेशन की? मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल, मैं ऐसे भी इस सिग्नल को पहुँचा सकता हूँ, फिर मुझे ज़रूरत क्यों है मॉड्यूलेशन की? एक्चुअली जो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसकी लो फ्रिक्वेंसी, ये इसकी लिमिटेशन है, ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ नहीं पहुँच सकती, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन दैट मीन्स इज इक्वल टू एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड फॉर मॉड्यूलेशन, क्यों हमें ज़रूरत है मॉड्यूलेशन की, वो हमें पता चलेगा जब हमें पता लगेगा एडवांटेजेस मॉड्यूलेशन करने से क्या फ़ायदा है। तो उसी वे में आपको समझ आएगा कि मॉड्यूलेशन करनी क्यों थी, जब आपको इसके एडवांटेजेस पता लगेंगे। चलिए हम डायरेक्टली आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन में पहला पॉइंट है रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। जब आप रेडियो कम्युनिकेशन में देखेंगे आगे, हमें टॉपिक है एंटीना। भी एंटीना में अभी आपको बोलना चाहता हूँ, एंटीना सिंपली एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसका काम होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव और सेंड कर सकता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन में बोलूँगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है, इसका यही काम होता है। अब देखिए रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना, मॉड्यूलेशन से एंटीना की हाइट कम होती है। अगर मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे फिर हमें बड़े से बड़े एंटीना चाहिए, 7 किलोमीटर की एंटीना, 8 किलोमीटर की एंटीना, जिसकी वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट हाई आएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है 8 किलोमीटर की एंटीना बनाना, फिर हमारी लो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसफ़र करना, वो बहुत ही मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो मॉड्यूलेशन से क्या होता है, एंटीना की हाइट डिक्रीज होती है, दैट मीन्स कि मॉड्यूलेशन ईजी करता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को, इससे हाइट ऑफ एंटीना डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे कैसे, जो कि ट्रांसमिशन करने के लिए हमें एंटीना की हाइट चाहिए, वो होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ π/4, मल्टीपल ऑफ π/4 होनी चाहिए एक एंटीना की हाइट। दैट मीन्स हाइट ऑफ एंटीना मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ π/4, इसके π/4 के मल्टीपल होनी चाहिए हाइट। अब देखिए सॉरी λ/4, हाइट ऑफ एंटीना मस्ट बी λ/4। वायर लैम्बडा क्या होता है, वेव लेंथ। आगे जानेंगे हम वेव लेंथ क्या होता है। लैम्बडा इज इक्वल टू वेव लेंथ, आपने पढ़ा होगा 10th 12th में। लैम्बडा जो वेव लेंथ है ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू c/f। c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट यू नो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, जो ट्रांसमिट सिग्नल हमें करनी है। अब मैंने एग्जांपल ली है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बेस बैंड सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो 10 किलोहर्ट्ज़ की है। अब मैं डायरेक्टली इसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं इसे अभी मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैं इसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस सिग्नल को डायरेक्टली। तो ठीक है, तो अब मैं देखूंगा मुझे हाइट ऑफ एंटीना कितनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो यहाँ पे फार्मूला लिखी h इक्वल टू λ/4, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप करूँगा। देखिए लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू c/f, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटिंग सिग्नल, जो हमें ट्रांसमिट करनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज़ बेस बैंड सिग्नल ली है, अभी मॉड्यूलेशन नहीं की है, सिंपल ही। जब मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूँगा तो लैम्बडा की जगह c/f आएगा, हमारा यहाँ पे बनेगा c/4f। तो स्पीड ऑफ लाइट मैंने लिखा है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4, जो यहाँ पे 4 टाइम्स उधर ही से थे, दैट मीन्स कि वही से लिखा था 4 इंटू एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 किलोहर्ट्ज़। 10 किलो का मतलब है 10⁻3। जब मैं ये सॉल्व करूँगा, आप भी करना खुद से, मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि हमें जल्दी मूव ऑन हो जाए, बहुत इजी है सॉल्व करना यहाँ पे। तो जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 7500 मीटर्स, दैट इज 7.5 किलोमीटर। आपने कहीं देखा है कि ऐसा एंटीना है, ऐसा टावर है कम्युनिकेशन में
जो 7.5 किलोमीटर है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि मैंने जब मॉड्यूलेशन नहीं की, मुझे हाइट ऑफ एंटीना 7.5 किलोमीटर चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब मैं मॉड्यूलेशन करूँगा, मॉड्यूलेशन जब मैं प्रैक्टिकल सेंस में मॉड्यूलेशन करूँगा, प्रैक्टिकली यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल एंटीना ऑफ सच हाइट, ऐसी हाइट की एंटीना इंस्टॉल करना मुमकिन नहीं है। अब हम कंसिडर करते हैं और एक फ्रिक्वेंसी, अब हम हाई फ्रिक्वेंसी कंसिडर करते हैं। अभी हमने लो की 10 किलोहर्ट्ज़, अब हम हाई फ्रिक्वेंसी कंसिडर करेंगे। अब हम कंसिडर करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, दैट इज़ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैंने ली है 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगा मीन्स 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6, इस टाइप की फ्रिक्वेंसी मैंने ली। अब मैं देखूंगा मुझे कितनी हाइट चाहिए एक एंटीना बनाने के लिए, इस फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो λ/4 वही फार्मूला, C/4f। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करूँगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 4, और f का वैल्यू है 1 × 10⁻6। जब मैं सॉल्व करूँगा ये आएगा हमारा आंसर 75 मीटर्स। वहाँ पे क्या आया था? 7.5 किलोमीटर्स। अब देख रहे हो, जब मॉड्यूलेशन नहीं की तब हाइट थी 7.5 किलोमीटर। जब हमने अब मॉड्यूलेशन की तो हाइट रिड्यूस हुई। तो आपको कल आएगा क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन नीचे दिया होगा, मॉड्यूलेशन का एक ये एडवांटेज क्या है, नीचे दिया होगा 2-4 ऑप्शन, एक ऑप्शन में ये दिया होगा रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, तो आपको वही टिक करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट 7.5 किलोमीटर से डाउन होकर 75 मीटर। तो इस टाइप का एंटीना आपने देखा होगा, टावर भी देखा होगा। सो इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। थस हमें पता चला फाइनली मॉड्यूलेशन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है हाइट ऑफ एंटीना। अब हम देखेंगे और एक, इसके बाद हम और एक देखेंगे इसकी सेकंड एडवांटेज क्या है। सेकंड एडवांटेज में क्या होता है, अभी आपने पढ़ा बेस बैंड सिग्नल, फॉर एग्जांपल साउंड सिग्नल ट्रांसमिटेड विदाउट यूजिंग, अगर हम मॉड्यूलेशन के बगैर साउंड सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 20 हमारा एक फ्रिक्वेंसी का रेंज है, इस फ्रिक्वेंसी के रेंज के बिटवीन सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही, फॉर एग्जांपल रेडियो स्टेशन पूरे कश्मीर में एक ही नहीं होगा, बहुत सारे रेडियो स्टेशन है। अब सभी रेडियो स्टेशन ने क्या काम किया, उन्होंने कहा हम एक ही फ्रिक्वेंसी रेंज की दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। अब 0 to 20 वो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सो मनी, मैंने यहाँ पे 3 ही एग्जांपल ली है। अब जब आप आगे देखोगे, बहुत सारों ने कहा कि रेडियो स्टेशन तीनों ने कहा हम 0 to 20 तक सिग्नल ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, उन्होंने कहा हम 0 to 20 ट्रांसफ़र करेंगे, सिग्नल फॉरवर्ड करेंगे। जब हम देख रहे हैं, जब ये सिग्नल फॉरवर्ड करेंगे 0 to 20, पॉसिबिलिटी है ये मिक्सअप हो जाएगी। जब ये मिक्सअप हो जाएगी तो रिसीवर को क्या होगा, रिसीवर इनको सेपरेट नहीं कर पाएगा। 0 to 20 इनका सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा, उसमें नॉइज़ क्रिएट हो जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगा। एक प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा होगा 12th में, इंटरफेरेंस। वहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी वेव्स, तो ये जो रिसीवर है ये अनेबल हो जाएगा, ये नहीं कर पाएगा इनको सेपरेट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम कैरियर वेव, दैट मीन्स की मॉड्यूलेशन करते हैं। हम हर एक सिग्नल को डिफरेंट कैरियर वेव, हम उसको डिफरेंट कैरियर वेव प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिग्नल 1 को 300 किलोहर्ट्ज़ की कैरियर वेव प्रोवाइड की, सेकंड को 200, थर्ड को 100। जब ये मॉड्यूलेशन हो जाएगी तो इनके लिए डिफरेंट चैनल फिर आगे रिसीव करेगी। ये जब मॉड्यूलेशन हो जाएगी, चैनल 1 करेगी रिसीव 300 वाली किलोहर्ट्ज़ की कैरियर वाली को, चैनल 2 200 की, चैनल 3 सिमिलरली 100 की। तो इससे क्या हुआ, इससे अब फिर मिक्सअप भी नहीं होगा। जब ये फाइनली रिसीवर तक पहुंच जाएगी, वो इजीली डिटरमाइन कर सकता है डिफरेंट सिग्नल कौन सी है, और उसके हिसाब से डिफरेंट चैनल्स उनको डिटेक्ट कर पाएंगी। हैंस मॉड्यूलेशन से क्या होता है बेटा, मॉड्यूलेशन से अवॉइड होती है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स अवॉइड होती है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे और एक फ़ायदा ये होता है, ये इंक्रीज़ करता है रेंज ऑफ कम्युनिकेशन रेंज को ये इंक्रीज़ करता है मॉड्यूलेशन। कैसे, हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है बेस बैंड सिग्नल की वो बहुत लो होती है, हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि आगे ये जो हमारी सिग्नल है ये आवाज़ सप्रेस होती है। बहुत सारे फैक्टर्स है एटमॉस्फेयर में, मीडियम में जो भी फैक्टर्स हैं वो इसको इफेक्ट करके इसको सप्रेस करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि मॉड्यूलेशन इसको कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक ये पहुंच पाती है, जो हैंस इसकी बरक्स रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होता है, इन टर्न इसका रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होता है। सो थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अब फोर्थ पॉइंट है मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे 2 से ज़्यादा सिग्नल्स ट्रांसमिट जब हम एक ही चैनल पे साइमल्टेनियसली करते हैं।
अगर हमें 2 सिग्नल ट्रांसफ़र करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 हर्ट्ज़ और 40 हर्ट्ज़ की, हम एक ही चैनल पे इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस प्रोसेस को जब एक से ज़्यादा सिग्नल्स को एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रांसफ़र साइमल्टेनियसली करते हैं, तब उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग तब पॉसिबल है जब मॉड्यूलेशन करेंगे हम। मैंने अभी ऊपर आपको सेकंड टाइप में बोला, मिक्सिंग ये अवॉइड करता है। मिक्सिंग कैसे अवॉइड करता है? जब मैंने बोला था 3 स्टेशन वाले एक ही फ्रीक्वेंसी के रेंज के दरमियान सिग्नल्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनका इंटेंट है कि हम इस 0 टू 20 के दरमियान सिग्नल्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, 0 टू 20 के दरमियान, तो वहाँ पे मिक्सअप होता है। जब फिर मैंने आपको समझाया कि जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो वो मिक्सअप खत्म हो जाएगा, रिसीवर एट द एंड ईजिली डिटेक्ट कर पाएगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को। जब अब मॉड्यूलेशन हुई होगी तो हमने मॉड्यूलेशन में डिफरेंट कैरियर दी होगी, फॉर एग्जांपल 2 सिग्नल को हमने चूज़ किया, अब हम इनकी मल्टीप्लेक्सिंग करना चाहते हैं। ये तभी होगा जब इनकी मॉड्यूलेशन हुई होगी। सो मॉड्यूलेशन मेक्स इट पॉसिबल कि हम बहुत सारी सिग्नल्स को एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम जाएंगे लास्ट पॉइंट पे, जो इसका पॉइंट 5 है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। रिसेप्शन मीन्स जब हम रिसीव करते हैं सिग्नल को, उसकी क्वालिटी को ये इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ होगी तो इससे क्या होगा, द डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक लाइक पल्स कोड मॉड्यूलेशन इफेक्ट, इससे नॉइस का रिड्यूस होगा। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पल्स हम यूज़ करेंगे, पल्स इन फॉर्म ऑफ कोड 0 और 1 हम यूज़ करेंगे उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके क्या होता है, एक क्वालिटी हमारी अच्छी आती है जो हम इंफॉर्मेशन सिग्नल रिसीव करते हैं, और नॉइज़ भी रिड्यूस होती है। So let us move on to next topic, that is the types of modulation. अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर हम देखेंगे मॉड्यूलेशन के दो बेसिक कैटेगरीज, दो बेसिक या ब्रॉड कैटेगरीज में बोलूँ, मॉड्यूलेशन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरी है डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल जो होती है वो एनालॉग फॉर्म में दी है। ये एनालॉग फॉर्म की सिग्नल होते हैं, इस टाइप की, वेव टाइप की, कंटिन्यूस वेव टाइप की। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होती है जहाँ पे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे वेव का, जैसे आपने देखा होगा ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन का, ऐसे आपने पढ़ा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट आता है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है, फिर डिक्रीज होता है। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यही काम होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में एक मैसेज सिग्नल जो होती है, ये एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम देते हैं। इसका वैल्यू पहले इंक्रीज फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आता है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है, इसमें हम मैसेज सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में देते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, एनालॉग में हम कंटिन्यूस वेव देते हैं, डिजिटल में ये डिसकंटिन्यूस होता है। कैसे डिसकंटिन्यूस होता है, यहाँ पे जो हम मैसेज सिग्नल देते हैं वो डिजिटल फॉर्म में देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, 1 2 3 ऐसे, 1 2 1 1 1 2 3 ऐसे, इस वेव की तरह। यहाँ पे क्या होगा डिजिटल में, यहाँ पे जब आप पहली वैल्यू देंगे तो वो सिर्फ 1 आएगा, दूसरा वैल्यू दोगे तो वो 0 आ जाएगा। डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, यहाँ पे आप दोगे 1 और 0 के फॉर्म में वैल्यूज़, तो 1 ही हो जाएगा। अगर आप 1 दोगे तो 1 ही, 0 ही, ये 0 वैल्यू आएगा यहाँ पे, फिर से 1 आएगा, पहले 1 फिर डिक्रीज हो जाएगा वो 0 फिर 1। तो डिजिटल सिग्नल में 1s और 0s की फॉर्म में हम मैसेज सिग्नल को देते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस एनालॉग होती है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है वेव का। इसको हम साइक्लिक वेव भी बोलते हैं, इसको हम साइन वेव भी बोलते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन में इसे कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ये 0s और 1s के फॉर्म में होती है। इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ 2 ही लेवल पे जा सकता है, या 0 लोवेस्ट लेवल या 1 हाईएस्ट लेवल। अब हम फर्दर ऑन जब पढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन के सब टाइप्स फिर से दो सब टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप है, एक है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। ये आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, पल्स मॉड्यूलेशन यहाँ पे भी 0 और 1 आएगा नहीं, यहाँ पे वेव होगा पल्स की शेप में, बट वो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा। यहाँ पे 0 और 1 नहीं आएगा, बट कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन देखते हैं तो उसके सब टाइप्स है बेस्ड ऑन द कैरियर सिग्नल। अब जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन के फर्दर 2 डिवीजन करते हैं, वो सिर्फ हम किसके बिना पे करते हैं, कैरियर सिग्नल की बिना पे। कैरियर सिग्नल कैसे देते हैं हम, तो एक कैरियर सिग्नल होगी कंटिन्यूस वेव फॉर्म में, दूसरी होगी पल्स मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल होगी साइन वेव, जो मैंने अभी बोला, साइन वेव, और वी कैन से कंटिन्यूस वेव फॉर्म और साइक्लिक वेव
डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन किसका टाइप है? एनालॉग मॉड्यूलेशन का। एनालॉग मॉड्यूलेशन के हमने देखा फर्दर सब डिवीजन दो है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। किसके बिना पे? बेस्ड ऑन द कैरियर सिग्नल। तो उसके बाद जब हम फर्दर देखेंगे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, जब हम एनालॉग फॉर्म में वेव को देते हैं, यहाँ पे हम एनालॉग फॉर्म में वेव को देते हैं, कंटिन्यूअस में एनालॉग फॉर्म में हम देते हैं ऐसी वेव फॉर्म, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसको हम कंटिन्यूअस वेव, साइन वेव और साइक्लिक वेव बोलते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है? पल्स की फॉर्म में होती है, पल्स की फॉर्म में होती है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, बट नॉट लाइक जीरो और वंस जो अभी मैंने बोला। जब हम फर्दर सब डिवीजन करते हैं, इन दोनों टाइप्स के फर्दर 3 सब डिवीजन है। हालांकि इसके चौथा सब डिवीजन भी है पल्स मॉड्यूलेशन का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के, इसके 3 सब डिवीजन्स हैं। किसके ऊपर? इसकी 3 सब डिवीजन्स हैं बेस्ड ऑन द कैरियर सिग्नल की, कैरियर सिग्नल के बेस्ड पे 3 सब डिवीजन है। जब हम उसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के 3 सब टाइप्स है। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में भी 3 टाइप्स है। जब हम कैरियर सिग्नल को पल्स फॉर्म में देते हैं तब भी 3 टाइप्स है। एक है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसके भी 3 टाइप्स है। आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे सब के 6 टाइप्स, और इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सो मूव ऑन करेंगे हम पहले टाइप के ऊपर, जो कि यहाँ पे दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पैरामीटर्स जानेंगे हम वेव के, कुछ पैरामीटर्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। यहाँ पे मैंने एक एनालॉग फॉर्म ऑफ वेव ली है, ये एक एनालॉग वेव है। इस तरीके से ये एक एनालॉग वेव है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है crust, that is the highest point, crust is the highest point of this wave। इस हाफ पार्ट का वेव जब हम बनाते हैं, वेव के इस पोर्शन को हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, इसको नेगेटिव हाफ, इसको फिर से पॉजिटिव हाफ, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको नेगेटिव हाफ। जो ये पॉजिटिव हाफ का टॉप पॉइंट है, जो ये पॉजिटिव हाफ का टॉप पॉइंट है, जो ये पॉजिटिव हाफ का टॉप पॉइंट है, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो ये नेगेटिव हाफ का नीचे लोवेस्ट पॉइंट है, इसे हम ट्रफ कहते हैं। तो फिर से जब वेव यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे फिर से क्रस्ट बोलेंगे और यहाँ पे फिर से ट्रफ। अब हम पीरियड और वेव लेंथ यहाँ पे किसी बोलेंगे, ये हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये डिस्टेंस बिटवीन होगी ना, जो ये 2 क्रस्ट हमने लिखे, हाइस्ट पॉइंट ऑफ द वेव एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, जो डिस्टेंस बिटवीन होगी किसके दरमियान? हाइस्ट पॉइंट्स के दरमियान और लोवेस्ट पॉइंट्स के दरमियान, इसे हम वेव लेंथ कहेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है फ्रॉम द बेस ऑफ दिस वेव टू द टॉप मोस्ट पॉइंट के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस भी कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो आपको एम्पलीट्यूड भी क्लियर हुआ, क्रस्ट भी क्लियर हुआ, ट्रफ भी क्लियर हुआ, वेवलेंथ भी। अब बचा और एक टर्म, वो है पीरियड। पीरियड ऑफ वेव, वेव की पीरियड को किसी हम कहेंगे सिंपली इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्रस्ट्स एंड बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे हम पीरियड ऑफ द वेव कहते हैं। अब हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर, जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अब आपको पता चला ये वर्टिकल डिस्टेंस को हम, किसी वेव की वर्टिकल डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब यही एम्पलीट्यूड चेंज होगा, किसका? कैरियर वेव का। जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा, किसके बराबर चेंज होगा? किसके प्रोपोर्शन में चेंज होगा? इन्फॉर्मेशन सिग्नल के प्रोपोर्शन में। जब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वेरी होगा, उसे ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट उसमें क्या होगा, और एक पॉइंट, कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा। चेंज अगर होगा तो कैरियर का सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा कैरियर का, किसके प्रोपोर्शन में? इंफॉर्मेशन बेस बैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बराकस इन अकॉर्डेंस और प्रोपोर्शन, उसी टाइम हम उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म लाई है, ये है इंफॉर्मेशन सिग्नल वेव, और ये वाली है कैरियर, और ये इंफॉर्मेशन जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो हमारे पास मिलती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये है फाइनल सिग्नल का रिजल्ट। अब हम मूव ऑन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है बिकॉज ऑफ इट इज सिंपलिसिटी एंड इफेक्टिवनेस की वजह से।
जो इसके असरात और इसकी सिंपल वे की वजह से बहुत सारे जब हम इसे ट्रांसमिट करते हैं उसकी वजह से सिंपलिसिटी और इफ़ेक्टिवनेस की वजह से ट्रांसमिशन के दौरान इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है बहुत सारी फील्ड्स में। तो पहली एप्लीकेशन है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो स्टेशन से सिग्नल्स आती है, हम तक पहुंच जाती है, वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है। एविएशन कम्युनिकेशन यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो या एयरफोर्स या कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, चाहे वो एरोप्लेन होगा, बस होगी, कोई भी होगा, उनको जब ग्राउंड के साथ कम्युनिकेशन करना हो वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का यूज़ करते हैं। अगर हम देखेंगे टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में पिक्चर्स टेलीविज़न के ऊपर आती है, वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का यूज़ करती है। रेडार सिस्टम में भी इसकी यूजेज है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी, जंगों में भी यूजेज है, मिलिट्री कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन और सेलफोन कम्युनिकेशन में। सो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पहला जो हमारा पैरामीटर है वो हमने पढ़ लिया कि एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, किसकी चेंज हो रही है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंगली, एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंगली इसका कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बट एम्पलीट्यूड खुद कैरियर वेव का कांस्टेंट रहेगा। याद रखना यहाँ पे कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा और जो चेंज होगा वो एम्पलीट्यूड चेंज होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल का और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कैरियर वेव की। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव चेंज होती है, एम्पलीट्यूड किसके एम्पलीट्यूड के बराबर, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बरक्स अकॉर्डिंगली, बट एम्पलीट्यूड खुद फ्रीक्वेंसी कैरियर का सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी जो कैरियर की है वो चेंज होती है बट उसका एम्पलीट्यूड खुद कैरियर सिग्नल का सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेव फॉर्म्स दोनों की रखी है मैंने, तो ये है मैसेज सिग्नल और ये है कैरियर सिग्नल। जब इससे पर इम्पोज होती है तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आती है। यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे साइकिल्स नियर बाय है, यहाँ पे दूर दूर ये साइकिल है, यहाँ पे फिर से नियर आ रहे हैं, फिर से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये नियर बाय आ रहे हैं साइकिल एक दूसरे के बहुत नज़दीक ऐसे करीब, फिर दूर हो रहे हैं, फिर करीब आ रहे हैं, तो इस करीब आने को हम कंप्रेशन कहते हैं और इस दूर जाने को हम एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखोगे वहाँ पे कंप्रेशंस और एक्सपेंशंस बन रहे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ नहीं बल्कि एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, ये यूजेज कहाँ पे है इसकी। ये भी हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, टेलीविज़न साउंड्स में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट टीवी में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, ऑडियो ट्रांसमीटर्स में, मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न फॉर सीजर्स विया ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जो यूज़ करते हैं हम एक न्यू बॉर्न के मूवमेंट के, जो जब न्यू बॉर्न अभी मदर के वोम में होता है तो हम वहाँ पे उसकी मूवमेंट जानने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का यूज़ करते हैं। पर्सनल एफएम ट्रांसमीटर्स के लिए लाइक ऑक्स जो कार में यूज़ होती है वो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का यूज़ करते हैं। या पुलिस वायर ट्रांसमिशन जो पुलिस वायरलेस ट्रांसमिशन करती है ना, वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे फेज़ मॉड्यूलेशन। फेज़ मॉड्यूलेशन किसे बोलते हैं, फेज़ मॉड्यूलेशन में सिंपली क्या होगा, फेज़ शिफ्ट होगा, किसका, कैरियर सिग्नल का शिफ्ट होगा। फेज़ इज वेरिएड, यहाँ पे इन फेज़ मॉड्यूलेशन फेज़ शिफ्ट ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिएड इन प्रोपोर्शन, किसके बराबर, किसकी प्रोपोर्शन, किसके अकॉर्डियंस में, विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बराबर फेज़ शिफ्ट होता है कैरियर सिग्नल का, बट कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड खुद कॉन्स्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी भी। अगर आप देखोगे फेज़ मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों एक्चुअली एंगल मॉड्यूलेशन के टाइप है। तो ऊपर आपने देखा अभी जब मैंने वेव फॉर्म बनाई तो वहाँ पे बन रहा था ऐसे कंप्रेशंस पहले, फिर जाता था एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन। यहाँ पे जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल, जब हम देखते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल और कैरियर सिग्नल को जब हम सुपर इम्पोज करवाते हैं, सुपर इम्पोजिशन होती है, तो हमारे पास इस फॉर्म की फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलती है। यहाँ पे पहले कंप्रेशन नहीं बल्कि एक्सपेंशन आता है, फेज शिफ्ट होता है यहाँ पे सिग्नल का, किसका, कैरियर वेव का फेज शिफ्ट होता है इन अकॉर्डेंस टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल। सो सिंपली फेज मॉड्यूलेशन में फेज शिफ्ट होता है किसका, कैरियर सिग्नल का, किसके प्रपोर्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स कांस्टेंट रहता है। दोनों एक जैसे के बराबर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज
सिर्फ वेरिएशन है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन दैट मीन्स एंगल चेंज होता है। तो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप के, जो कि है पल्स मॉड्यूलेशन के। जो 3 टाइप्स है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब कैरियर वेव पल्स फॉर्म में। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होगा, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था किसका, कैरियर सिग्नल का, अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे सिंपली एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे कैरियर कंटिन्यूस फॉर्म में थी, साइन वेव एनालॉग फॉर्म में थी। यहाँ पे जो कैरियर होगी वो भी होगी कंटिन्यूस फॉर्म में, बट पल्स्ड, पल्स टाइप की होगी। सिंपली यहाँ पे पल्स टाइप की होगी, यहाँ पे भी यही होगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर पल्स टाइप की होगी, उसकी एम्पलीट्यूड वेरी होगा। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होगा कैरियर का, जो कि कैरियर खुद एक पल्स फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और हमारा रिजल्ट आएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमें मिलेगी। ये रही हमारी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। फिर हम जाएंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हमारी कैरियर वेव होगी पल्स फॉर्म में, उसकी विड्थ होगी, ब्लॉक्स की विड्थ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग्स में अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ, पल्स कैरियर की विड्थ चेंज होगी। ये है हमारी मैसेज सिग्नल और ये है हमारी कैरियर, दोनों सुपर इम्पोज होके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव हमें मिलती है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, जब वेव यहाँ से इंक्रीज होगी तो फिर ये इनका पल्स विड्थ इंक्रीज हो रही है, फिर जब डिक्रीज होगी तो इनकी विड्थ डिक्रीज होगी। तो ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बात करेंगे हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की, पीपीएम की। इसमें क्या होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी किन की, पल्स कैरियर वेव के जो ब्लॉक्स है, जो कि पल्सेस है, इनकी पोजीशन चेंज होगी इन अकॉर्डेंस और इन प्रपोर्शन टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की प्रपोर्शन में चेंज होगी इसकी क्या, पोजीशन। सिंपली यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल है, जब ये सुपर इम्पोज होके मॉड्यूलेशन हो जाएगी तो इनकी पोजीशन आप देखिए, पोजीशन चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट पोजीशन चेंज हो रही है। वहाँ पे क्या देखा हमने, पल्स विड्थ में विड्थ चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था, बट विड्थ चेंज हो रही है। सो ये थे हमारे 3 टाइप्स किसके, ये थे हमारे पल्स जो कि टाइप है हमारा बेस्ड ऑन द कैरियर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि था हमारा यहाँ पे, ये रहा हमारा पल्स मॉड्यूलेशन के टाइप्स 3, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ और पल्स पोजीशन। और एक टाइप है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है। जनरली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली 0 और 1 के कोडेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन होगी। कैरियर वेव 0 और 1 ऐसे कोडेड 111 ऐसे कोडेड होगी कैरियर वेव, वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली वो कैरियर वेव जो कोडेड में है वो चेंज होके ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारी, फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाएगी पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। छोड़िए, हमारा ये टॉपिक नहीं है, जो जितने भी टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा और एक टॉपिक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये एक की पैरामीटर होता है, जब हम एक सिग्नल मॉड्यूलेशन सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं उसका एक की पैरामीटर होता है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो हमें बोलता है कि कैरियर सिग्नल किस हद तक मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट हुई है, किस हद तक मैसेज सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट हुई है। ये बोलता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ए की पैरामीटर इन सिग्नल मॉड्यूलेशन विच इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द कैरियर सिग्नल इज वेरिएड बाय द मैसेज सिग्नल इन मॉड्यूलेशन। तो दैट मीन्स कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलता है हमें किस एक्सटेंट तक कैरियर सिग्नल वेरी हुई है, किसके बराबर, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस तक। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल कितना वेरिएशन, कितनी वेरिएशन आई है कैरियर सिग्नल में, कैरियर सिग्नल में कितनी वेरिएशन आई है विद रेस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, उसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स से और एक चीज़ पता चलती है हमें, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी हमें पता चलती है एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं फिर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलती है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टीज वो हमें पता चलता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज है।
फ्रीक्वेंसी, फेज़ और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उनके लिए डिफरेंट हो गए। सो हम एक एक करके उन तीनों टाइप्स के मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ लेते हैं। पहले है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये होता है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो इसे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्मॉल एम से। तो ये जो रेशो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ किसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड किसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि मैसेज सिग्नल का डिवाइड बाय किसका एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। याद रखिएगा ये फार्मूला वहाँ पे डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें पहचानिए एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कौन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम के 3 वैल्यूज है। अगर एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्रेटर देन 1 होगा, वहाँ पे ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी, जितनी हमें नेसेसरी नहीं है उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगर एम इक्वल टू 1 है तब मॉड्यूलेशन 100% परफेक्ट मॉड्यूलेशन होगी। अगर एम लेस देन 1 होगा तो अंडर मॉड्यूलेशन होगी। आपको ये भी वैल्यू आ सकती है, इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन 1 देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव इज़ ओवर मॉड्यूलेशन होगी, नीचे मॉड्यूलेशन होगी, अंडर मॉड्यूलेशन होगी, नन ऑफ द अबव। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ओवर मॉड्यूलेशन। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसे उसे कैसे डिफाइन करते हैं। वो भी होता है रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डीविएशन, फ्रीक्वेंसी डीविएशन टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ डीविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ डिवाइड बाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी एफ एम। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ एम। ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बी की जितनी बी हायर वैल्यूज़ ऑफ बी जितने हो गए उससे वाइडर बैंड विड्थ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा बैंड विड्थ बड़ा मिलेगा हमें। ये हम नीचे जानेंगे अभी बैंड विड्थ किसे कहते हैं, और उससे हाई क्वालिटी हमारे पास आएगी। फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन चाहे वो टेलीविज़न कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे भी यूज़ होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, वहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा बैंडविड्थ मिलेगा और हाई क्वालिटी वहाँ पे हमें मिलेगा और स्पेक्ट्रम भी मोर होगा। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ एम, वायर डेल्टा एफ इज चेंज डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ मॉड्यूलेटिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है। अब हम फेज़ मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। फेज़ मॉड्यूलेशन की मॉड्यूलेशन इंडेक्स उसको डिनोट करते हैं हम बीटा से ही। वो होता है चेंज इन फेज़, फेज़ कितना चेंज हुआ एक मैसेज सिग्नल्स की वजह से, कितना फेज़ में पीक चेंज हुआ, कितनी फेज़ में डिविएशन हुई, उसे हम बोलते हैं फेज़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसे बीटा से डिनोट करते हैं और वो होता है बीटा इक्वल टू डेल चेंज इन फाई, दैट मीन्स एंगल, चेंज इन फेज़ और एंगल। इसकी वजह से बैंड विड्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम जानेंगे बैंड विड्थ। बैंड विड्थ किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, वहाँ पे साइंस में टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने पढ़ा होगा EM वेव्स इज नथिंग बट द वेव्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वेव्स, जो क्रिएट हुई होगी बाई वाइब्रेशंस ऑफ, वाइब्रेशन किसकी, वाइब्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उनकी वाइब्रेशंस की वजह से जो वेव जनरेट होगी उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत टाइप्स की होती है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में माइक्रोवेव आपने पढ़ा होगा, आपने इंफ्रारेड वेव्स पढ़ी होगी, आपने ये यूवी पढ़ा होगा, आपने एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव वेव्स, रेडियो वेव्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन सारी टाइप्स को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, एक ही स्पेक्ट्रम में रखते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या एक ही डिवीजन में रखते हैं, उसे बोलते हैं ब्रॉड डिवीजन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी में आएगी ये टाइप्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बैंड विड्थ किसे कहते हैं। बैंड विड्थ अब सिंपली आपको समझ आएगा, यही पोर्शन है, बैंड विड्थ एक पोर्शन है इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अगर बैंड विड्थ किसी सिग्नल का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसने कितनी जगह ली है उस सिग्नल ने। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है वो है 10 किलो हर्ट्ज़ की, फॉर एग्जांपल वो है 1 मेगा हर्ट्ज़ की सिग्नल है। अब हम देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब देखेंगे हम स्पेक्ट्रम में ये 10 मेगा हर्ट्ज़ की वेव को क्या बोलते हैं, कौन सा पोर्शन ये ऑक्यूपाई करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उससे हम बोलते हैं बैंड विड्थ। और सिंपली बैंड विड्थ होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, एक फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक फ्रीक्वेंसी रेंज 10 to 15, इसके दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी 11 किलो हर्ट्ज़ की या 11 मेगा हर्ट्ज़ की,
12 मेगाहर्ट्ज़, 13, 14, ये चार मेरा एक बैंडविड्थ है एक सिग्नल का। इसी के दरमियान कोई ना कोई मुझे चूज़ करनी है वैल्यू, उसकी वैल्यू की मुझे मैं सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यही है इसका बैंडविड्थ। अगर मैंने इससे ज़्यादा ली 15 तो नहीं आएगा, 10 लिया तो नहीं होगी ट्रांसफ़र मेरी इंफॉर्मेशन सिग्नल। अगर होगी तो सिर्फ इसके ही कंस्ट्रेंट्स, ये इसकी कंस्ट्रेंट पॉइंट्स है, इसके बाहर ना इनके ऊपर, इनके दरमियान जो वैल्यू है यही कहलाया जाएगा मेरा बैंडविड्थ। अगर सिंपली मैं और फिर से इसको सिंपलीफाई करूँ तो ये बैंडविड्थ होता है डिफरेंस बिटवीन द लोअर अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट माइनस द लोअर। जैसे कि मैंने अपर यहाँ पे लिया था 15 तो और लोअर क्या 10, 15 और 10। जब मैं 15 को माइनस करूँगा 10 से मेरे को आएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। तो 5 मेगाहर्ट्ज़ मेरा एक रेंज है, बैंडविड्थ है, जिसके रेंज में मैं फ्रिक्वेंसी को अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल रखी है। फॉर एग्जांपल मेरी म्यूज़िक सिग्नल ट्रांसफ़र होगी बिटवीन 20 to 50 किलोहर्ट्ज़। जब मैं इसको डिफरेंस करूँगा फ्रॉम हायर माइनस लोअर, बैंडविड्थ निकलेगी मुझे 14,980 हर्ट्ज़। सो दैट मीन्स कि ये मेरा बैंडविड्थ है 1490 हर्ट्ज़ का। इसके दरमियान जो है यही मेरा बैंडविड्थ है एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल यहाँ पे है, उनकी रेंज फ्रिक्वेंसी क्या है ये आपको याद रखनी है, आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जांपल वॉइस सिग्नल का पूछा टेलीफोनी पे, टेलीफोन होता है ना घर में जो कि पुराना होता है लैंडलाइन टाइप का, उसको हम टेलीफोन ही कहते हैं। उसकी वॉइस सिग्नल की कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, वो रेंज होती है 300 टू 34 ये ऊपर हर्ट्स है 3400 हर्ट्स, इसका रेंज यही होता है। अगर हम बैंडविड्थ देखेंगे हायर फ्रिक्वेंसी F2 माइनस F1, जब हम F2 माइनस F1 करेंगे तो हमें मिलेगा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आता है 3100 हर्ट्स। तो म्यूजिक सिग्नल का होता है 20 to 15,000। तो टीवी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 0 to 5 मेगाहर्ट्ज़। डिजिटल डाटा का होता है 300 to 3400। दैट मीन्स वॉइस सिग्नल और इसका सेम होता है, बैंडविड्थ भी सेम होती है और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। ये आप पूरा रट के लेना है, इसको याद करके लेना है, ये वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन को दूसरा हम नाम देते हैं डिटेक्शन। डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बोला लेक्चर में कि डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है। डीमॉड्यूलेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो होता है रिसीवर जब रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल को, वो हाई फ्रिक्वेंसी में होती है, वो इसको कन्वर्ट करता है लो फ्रिक्वेंसी में, ताकि लो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एक्चुअल और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है। डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आती है वो ट्रांसमिट होती है वाया ट्रांसमीटर के थ्रू। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसमीटर है वो रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम मीडियम, एयर मीडियम से, और वायर मीडियम भी हो सकता है हमारा ट्रांसमीटर। यही सिग्नल्स रीच होती है इसी रिसीवर के पास जब ये कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू पहुंच जाती है। रिसीवर के पास क्या होता है, ये ओरिजिनल इस सिग्नल को सेपरेट करता है कैरियर से। कैरियर की अब यूज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला था एक बाइक के ऊपर बंदे को काम है किसी ऑफिस में, घर से जाके ऑफिस तक पहुंच जाएगा बाइक के ऊपर, बाइक को बाहर ही खड़ा कर देगा, खुद अंदर जाएगा ऑफिस में। काम किसको है, बंदे को, बाइक को तो काम नहीं है, बाइक नीचे ही पड़ेगी। यही होता है रिसीवर क्या करता है, कैरियर सिग्नल को भगा देता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसको रिट्रीव करता है। इसी सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। सो होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए वो थे मॉड्यूलेशन। पहले हमने जाना कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के इक्विपमेंट्स, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, फिर हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन किया। उसके बाद मॉड्यूलेशन की नीड, क्यों हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत थी, जो कि 3rd चैप्टर का टॉपिक है। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स मिक्सअप किए हैं, पहले चैप्टर के आधे तीसरे के 4th चैप्टर में है। तो जो सेक्शंस के उधर से इधर टॉपिक रखे, कोई एक पर्टिकुलर वे में टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं। लगता है कोई अननोन पर्सन जो है एसएसबी के पास, जिसने ये टॉपिक्स यहाँ पे हमारे सिलेबस में रखे तो किस लेवल के, पूरी इंजीनियरिंग लेवल के। जितना हो सका मैंने उतना ईजी बनाया आपके लिए, सिंपल डेफिनेशंस लाई, अपनी 100% कोशिश की
आपको समझाने की। अगर फिर से आपको समझ नहीं आ रहा, 1-2 बार वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको माइंड में रखना है। लेवल 2 का पोस्ट है ये, ज़्यादा लेवल का पोस्ट नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आपके साथ मटेरियल शेयर किया, आपके साथ डिस्कशन की। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। सो मैं बात कर रहा था रेडियो कम्युनिकेशन में कौन कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एप्लीकेशंस, डिमॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ। अब बचा हमारा एएम मॉड्यूलेटर। अब डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है मॉड्यूलेशन प्रोसेस को, जो प्रोसेस को करवाती है, वहाँ पे कोई डिवाइस लगी होती है, मॉड्यूलेटर। अब हमें पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, एएम रिसीवर, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर, फ्रीक्वेंसी रिसीवर, फिर उसके बाद रेडियो वेव प्रोपगेशन टाइप्स, सिक्काई ग्राउंड, फिर हमें स्पेस, और उसके बाद लास्ट पे 3 टर्म्स लिखिए और सिर्फ डिफाइन करनी है वो क्या है, उनकी रेंज कितनी मैक्सिमम है, बस। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आएगा। सो उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेडियो कम्युनिकेशन। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे चैप्टर 4 पे, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मुझे मार्कस डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है इनके तो बराबर होने चाहिए, बट थर्ड चैप्टर में ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसकी टॉपिक ज़्यादा है। वो हाफ हाफ कवर हो जाएगी, हमारे जो 2 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा, हाफ उसके भी कंप्लीट हो जाएगी थर्ड के। फिर हम आएंगे सेकंड पे, फिर लास्ट में थर्ड पढ़ेंगे हम। और हम इसको विदिन आई थिंक विदिन 15 तक हमने कवर किया होगा। 15 नवंबर और 16 नवंबर तक हम इसे कंप्लीट करेंगे पूरी सिलेबस को। फिर 15 डेज आपके पास रहेगी कंटिन्यूस रिवाइज करने के लिए। आप वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली, वर्क हार्ड कीजिए और इंशाल्लाह आपको फ्रूट्स तो मिलेंगे ही, हार्ड वर्क के फ्रूट्स मिलती है। बाकी थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।